अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है वो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 9 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बच्चे इसको जो है ना हम वैसे तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये वाला जो चैप्टर है आइडियल सॉल्यूशन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इधर से हमने इसकी जो है वो कह लेंगे स्टडी करनी है। तो इसको हम जो लॉन्ग के तौर पे नहीं करेंगे, एज ए शॉर्ट करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे एक दो, वो मैं आपको जो है वो करवा दूंगा। लेकिन जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जितने पॉसिबल हैं वो हम सारे करेंगे। ठीक है, लॉन्ग के तौर पे नहीं करेंगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग इस चैप्टर को करेंगे। तो बच्चे पहला है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चे आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? तो वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, जो राउट्स लॉ को ओबे ना करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब राउट्स लॉ क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर की एवं के ऊपर कि राउट्स लॉ जो है वो क्या होता है। पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फिर सेकंड लिखा है नॉट इवॉल्व और अब्जॉर्ब। तो बेटा ये कैसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर भी है वो कह लेंगे ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट इवॉल्व होती है। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसा कि सपोज कर लें बेटा आपके पास जो है वो दो सॉल्यूशन है, क्या मैं कहता हूँ कि सॉल्यूशन बनाया है, दो लिक्विड है आपके पास। तो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड आपके पास जो है वो बी है। अब उनके दरमियान इंटरेक्शन होनी है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हम देखते हैं कैसे। आपके पास जो है वो एक मैं कह देता हूँ कोई लिक्विड है ए टाइप का। तो बच्चे किसी बर्तन के अंदर है, तो उसके अंदर जो लिक्विड है एक ही टाइप का लिक्विड, उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन हो रही है। जैसा कि आप सपोज कर ले वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो जिस टाइप की जो है वो ए और ए के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन हुई, वैसी ही अट्रैक्शन जो है वो ए और बी के मॉलिक्यूल के दरमियान हो। जैसे हम सपोज कर लें ए और ए की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चे की है वो इक्वल हो ए और बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के, तो हम कहेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है। और उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई जो है वो चेंज नहीं है। सपोज कर लें दो आपके पास लिक्विड है, एक लिक्विड बच्चे आपने लिया जो है वो कह लें कि मैं कह देता हूँ 10 लीटर लिया, और दूसरा लिक्विड जो है वो आपने ले लिया 5 लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए? 15 बनना चाहिए। तो अगर 15 ही बने, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, तो फिर हम कहेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। और इधर जो है वो डेल एच जो है वो इक्वल टू 0। डेल एच क्या है? एंथैल्पी। तो बेटा किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो इसके अंदर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर 0 होगी। 0 क्यों होगी? ये देखिए, ना तो बच्चे उसके अंदर हीट जज़ब हो रही है और ना ही हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है और ना ही निकल रही है। तो हम फिर उसको कहेंगे कि एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ना बच्चे वॉल्यूम के अंदर चेंज आई, ना ही एंथैल्पी के अंदर चेंज आई। फिर लिखा है एग्जांपल बेंजीन और ईथर का सॉल्यूशन बना लें। बेंजीन और ईथर का जो सॉल्यूशन बनाएंगे ये बच्चे आपके पास क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। फिर आप बेंजीन और टॉल्यूइन का बना लें। बेंजीन रिंग बनाए, बेंजीन के ऊपर अगर क्या वो CH3 ग्रुप लगा दें तो वो टॉल्यूइन होता है। तो ये बेटा टॉल्यूइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इनकी खुशबू जो है काफी अच्छी होती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर बेंजीन रिंग है। तो बाकी जो परफ्यूम वगैरह जो है वो या फिर बॉडी स्प्रे उसके अंदर भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो यूज होते हैं। तो इधर रोड्स लॉ को वे नहीं करता, इसके अंदर हीट अब्सॉर्ब भी होती है, जज़ब भी होती है, वॉल्यूम इसके अंदर चेंज हो जाता है, 0 के इक्वल नहीं होता। और इधर जो है वो डेल एच जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर बात है बेटा कोई सिस्टम है तो वो जो है उसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब वो एनर्जी चेंज हो जाएगी उसकी एंथैल्पी भी चेंज होगी, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर एंथैल्पी के बारे में पढ़ के आए थे। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम 0 होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होने के बाद, और डेल एच भी 0। तो इसके अंदर जो है वो क्या है कि 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो जो है वो सेम नहीं होगी। जैसा कि एक ही टाइप किस्म के जो है वो लिक्विड है, उसके दौरान जो है वो आपस में इंटरेक्शन हो रही है, और एक बच्चे अपोजिट के दौरान।
तो अगर तो वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो आइडियल है। अगर जो है वो अपोजिट हो गई, जो ए और ए के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो और ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर फर्क आ गया तो वो आइडियल है। अगर चेंज नहीं हुई तो नॉट। आपके पास आइडियल, अगर बच्चे की है वो उसके अंदर चेंजिंग आई है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गई है तो फिर नॉन आइडियल। तो अब जो है एग्जांपल है HCl वाटर के अंदर या फिर एथेनॉल वाटर के अंदर। शराब होती है ना अल्कोहल, उसको अगर आप जो है वो वाटर के अंदर जो है वो डालें तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो एथेनॉल, एथेनॉल होती है इथाइल अल्कोहल। अब देखते हैं रेयॉट्स लॉ। तो बच्चे ये लिखा हुआ है कि रेयॉट्स लॉ जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो रेयॉट्स लॉ इसकी जो है वो हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होती है जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार में हो, वो चीज वो सब्सटेंस जो कम मिकदार में हो वो सॉल्यूट होगी। अब ये है वो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब बच्चे इसका क्या मतलब कि वेपर प्रेशर है किस चीज का, सॉल्वेंट का। आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट। हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चे क्या हुआ कि सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर जो है वेपर प्रेशर बेटा किस चीज का, सॉल्वेंट का। बेटा आपके पास एक बीकर है तो बीकर के अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल है, लिक्विड है, आपने उसको नीचे से हीट किया तो उसके जो मॉलिक्यूल थे वो इवेपोरेट होने लग गए, लिक्विड इवेपोरेट होने लग गया तो ऊपर से ढकना बंद है तो वो क्या हो गया, ढकने के ऊपर जाके जो है उसकी सरफेस पे चिपकते जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर, वो उसका प्रेशर होगा वेपर प्रेशर। तो उसने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और प्लस किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन होता है कि कितने जो है वो आप सोल्यूट है, जैसे कि आपके पास तीन टाइप के जो है वो बच्चे मैं कहता हूँ जो है वो कंपोनेंट है ए बी सी। तो बेटा आप पहले नंबर ऑफ कह लें कि मोल्स हैं, पहले ए के मालूम कर लें और टोटल के ऊपर डिवाइड करवा दें। अगर जो है वो आपने बी के मालूम करने हैं नंबर ऑफ मोल, तो आप क्या करें, ए बी सी उसको जो है वो कह लें कि जमा कर लें, सॉल्यूशन है ना, टोटल के ऊपर जो है वो आप ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं अगर, तो मोल फ्रैक्शन का बच्चे अगर जो है वो फार्मूला आपको मैं बताऊं तो बच्चे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है एक्स, एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है n इक्वल टू एन ए एन बी और एन सी, क्योंकि टोटल हमने जो है वो तीन कंपोनेंट लिए हैं ए बी सी डी, ए बी और सी। तो ऐसे ही बच्चे जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मोल बी के निकाल सकते हैं। तो जब आपने बी के निकालने हैं फिर भी टोटल के ऊपर डिवाइड करवा देना। तो ये बच्चे जो है हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो वहां पे जाके भी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चे उसका जो है मैथमेटिकली फॉर्म है, ये पी क्या है, ये बच्चे जो है वो प्योर कहने के वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, इक्वल किसके होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और साथ ये x क्या चीज है बच्चे, ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई रेयॉट्स लॉ की। और यहाँ पे x1 प्लस x2, तो बच्चे जो है वो अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिख दूं तो आप लोग जो है वो माइंड में उसको जो है इस फॉर्म के अंदर रख सकते हैं Na, ठीक है, और यहाँ पे Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही अगर जो है वो आप बी का मालूम करना चाहते हैं तो बच्चे यहाँ पे आप एन बी लिख दें और टोटल इसके ऊपर करवा दें डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही आप एन सी यहाँ पे लिख दें तो बेटा जो है वो यहाँ पे ए बी और सी। तो जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, 1 के इक्वल होता है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन का अगर सम करें तो किसके इक्वल होता है, तो बच्चे आपने बताना है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अगर जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाए वैल्यू 3 तक है, a b c, a का मोल फ्रैक्शन, b का और c का, अगर आप इसको सम करें, इसको जमा कर लें तो वो इक्वल 1 के आएगा। तो ये बेटा क्या है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, ठीक है, इसके अंदर x1 की वैल्यू जब पुट की तो आपके पास जो है वो उसकी ये वाली मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। अब इसको यूज करते हुए हम जो है वो इसकी सेकंड
डेफिनेशन जो है वो लिखने लगे हैं। द लोअरिंग ऑफ के वेपर प्रेशर के अंदर जो चेंज आई है, द लोअरिंग ऑफ वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले बच्चे हमने बात की थी सॉल्वेंट की, कुछ बच्चों के माइंड में आ गया होगा कि सॉल्यूशन के अंदर तो दो चीजें हैं, लेकिन साथ में जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट की बात की। बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर हमने सिर्फ सॉल्वेंट की बात की, सेकंड के अंदर हम क्या करें सॉल्यूट की। x1 आपके पास क्या है सॉल्वेंट है, x2 क्या है सॉल्यूट है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन गई, ये वाली जो चीज है ये बच्चे इक्वल है डेल P के, और डेल P क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरी डेफिनेशन है रेनॉल्ड्स लॉ की, बच्चे जो है वो थर्ड डेफिनेशन जो है रेनॉल्ड्स लॉ की, वो आपके पास क्या है द रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे बच्चे ये वाली जो चीज है इसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किस चीज के इक्वल है, वो बच्चे इक्वल है सॉल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर हैं वो आप देख लें। बेटा ये वाला जो है प्रोसेस इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। किस चीज का इफेक्ट होता है वो बच्चे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर बच्चे जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, या फिर मैं ये कहता हूं कि ये वाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है, कौन सा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जो है वो सॉल्यूट आपके बढ़ेंगे। सॉल्यूट को आपने अगर इंक्रीज कर दिया, सॉल्यूट को अगर आपने जो है वो ज्यादा डाल दिया तो कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, तो ये टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा वो भी ज्यादा होगा। उसकी रीजन बच्चे जो है वो आप लोग माइंड में रख लें, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। बेटा अगर तो सॉल्यूट की मिकदार कम है, सॉल्यूट की मिकदार कम है सॉल्यूशन के अंदर तो वो डाइल्यूट होगा। अगर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा, जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्यूट अगर ज्यादा करेंगे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिलेटिव और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो ये वजह शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये आप लोग याद कर लें। और इस चैप्टर में से जो है वो सिर्फ दो लॉ मैंने आपको करवाने हैं, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है रेनॉल्ड्स लॉ, तो ये एक दफा पेपर में आया था, इसकी तीन डेफिनेशन है। तो फर्स्ट ये बच्चे सेकंड डेफिनेशन हो गई और ये वाली थर्ड डेफिनेशन हो गई। तो ये जो है वो एज ए लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, तो इसको बच्चे जो है आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। और ये इंतहाई आसान है, नोट्सों के ऊपर भी जो है वो अवेलेबल है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और दूसरा बच्चे रेनॉल्ड्स लॉ की तीन डेफिनेशन। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट जो है वो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले ये वाला जो है वो आप टॉपिक याद कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।